नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई पूरी तरह जातीय गोलबंदी में सिमटती जा रही है। दोनों प्रमुख दल भाजपा और समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण साधने पर फोकस कर लिया है और ये इनके प्रत्याशियों की सूची में साफ दिखाई भी दे रहा है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 44 जिलों की 159 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट वितरण के साथ जहां नए सियासी समीकरण साधे, तो वहीं वर्गीय गोलबंदी भी की है। पार्टी ने पिछड़ी जाति के यादव, जाट, लोधी, पटेल, मौर्य, शाक्य और गुर्जर के साथ अति पिछड़ी जाति के निषाद, धनगर समाज से जुड़े 63 लोगों को मैदान में उतारा है। सपा इस रणनीति के जरिए एक बड़ी आबादी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाह रही है। इससे पहले बीजेपी ने भी ऐसे ही जातीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए अपनी सूची जारी की है। तो बीजेपी ने भी अब तक घोषित अपने 195 उम्मीदवारों में ओबीसी को 76 टिकट दिए हैं। तो ये जो समीकरण साधे गए हैं, जातीय गोलबंदी की गई है, आज इसी विषय पर लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि सपा और बीजेपी दोनों ने अपने अपने समीकरण साध लिए हैं। सपा ने जो समीकरण साधे हैं उसमें सभी दलों का, सभी वर्गों का ध्यान रखा है, खास करके जो अनुसूचित जाति हैं या ओबीसी बैकवर्ड जितनी जातियां हैं सभी जातियों को साधा है। बीजेपी ने भी साधा है और क्षेत्रीयता के हिसाब से टिकट बांटे हैं। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, चलिए आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उसके अलावा कुश कुमार सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और त्रिभुवन मिश्रा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले एसएन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विकासवाद को लेकर बात चली थी। चुनावी दौर जब शुरू हुआ तमाम बातें कही गई, विकास के आधार पर वोट मांगे जाएंगे, विकास को लेकर ही आगे जाएंगे, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताकर वोट मांगे जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो जातीय गोलबंदी की गई है उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि विकास कहीं दूर रह गया और अब सिर्फ साधा जा रहा है कि किस तरह से जातियों को लेकर समीकरण बनाए जाएं और वोट बैंक हासिल किया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है तो यहाँ सभी जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि और पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति और धर्म के लोगों को टिकट दे रही है। हम किसी न किसी को टिकट देंगे तो वो किसी न किसी जाति से ही होगा, क्योंकि जाति समीकरण से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, जाति के लोग रहते हैं, लेकिन हम जो टिकट देते हैं बहुत पारदर्शी तरीके से देते हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जो प्रदेश, देश और समाज के लिए कार्य कर सके। हम किसी ऐसे गुंडे और अपराधी को टिकट नहीं देते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लिस्ट आई है, दोनों में ऐसे ऐसे लोगों का नाम आया है जो बलात्कार की घटनाओं में, जो उत्पीड़न की घटनाओं में, जो हत्या और तमाम ऐसे मुकदमों में लिप्त रहे। कैराना में जो प्लान हुआ नाइद हसन के द्वारा, समाजवादी पार्टी ने उनको भी टिकट देकर एक मैसेज दिया कि हम पहले जिस तरह से कार्य करते थे प्रदेश को लूटने और अपराध में ढकेलने का, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो हम पुनः वैसा ही कार्य करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट तरीके से मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भी जनता के बीच में विश्वास पैदा करने गई थी कि आप 5 साल में देखे होंगे डबल इंजन के सरकार के द्वारा जो विकास की योजनाएं चलाई गई वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए समान थी और सबके विश्वास, सबके विकास की बात की थी। हमने किसी एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग के लिए काम नहीं किया। दूसरा, आपको और भी भरोसा दिलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे आदमी को टिकट नहीं देगी जो किसी बड़े अपराध में लिप्त हो। हम हमेशा ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो जनता में जिसकी प्रासंगिकता हो, जो जनता के लिए कार्य करे। चलिए, कुश कुमार सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने भी जातीय समीकरणों को बड़े अच्छे तरीके से साधा है और तमाम जो सीटें दी गई हैं वो सिर्फ क्षेत्रीयता के आधार पर दी गई हैं कि कहाँ किस जाति का वोट फीसदी ज़्यादा है और उस हिसाब से टिकट दिए गए हैं। और किस तरह से आप इस पूरी गोलबंदी समीकरण को देखते हैं, कितना इससे लाभ मिल पाएगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम
समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जितने भी अपने साथियों को टिकट दिया है और जो अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, सर्वप्रथम वह समाज सेवी होता है, जन नेता होता है और वो जनता के लिए निरंतर काम करता है, उनके हित के लिए सोचता है। अपराधी के तौर पर जब ये बार बार ये कहना कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में आप किसी जिसको टिकट दिएगा वो अपराधी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे अभी वर्तमान में भी विधायक हैं जो जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। अभी एक लिस्ट भी जारी हुई थी। वह अपनी चीजों को नहीं देखते हैं, दूसरों को तुरंत वो लांछन लगाने पर, एक झूठा प्रचार करने पर, झूठा आरोप लगाने पर वो आमदा रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने निरंतर अपने लोगों के लिए, समाज के हित के लिए, सभी जाति वर्ग के लिए जितनी भी योजनाएं लाई थी वो आज भी सतह पर और पटल पे दिख रही है। एसएन सिंह, जिस तरह से अगर बात करें, आरोपों को लेकर आपने बात कही कि अपराधियों को टिकट दिया गया, आपकी सरकार में तो खुद अपराध मिट जाते हैं, ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि जो एक दूसरे पर अगर कोई मामले दर्ज हैं तो उनको खत्म कर दिया जाता है, स्वतः ही मामले खत्म और जो नेता है वो साफ सफेद। देखिए दिनेश जी, ऐसा नहीं होता है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार में आप जानते होंगे, राजनीतिक मुकदमे प्राय जिसकी सरकार होती है वो अपने विरोधियों पे करती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कार्य नहीं करती है। और ऐसे मुकदमे जो दर्ज होते हैं, जो राजनीति से प्रेरित होते हैं, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता है और पूरी पार्टी एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती है और मुकदमा जब नहीं दर्ज होता है तो वहां पे खाप पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत के माध्यम से दबाव बनाया जाता है और मुकदमा दर्ज होता है। उसमें 64 लोगों को जान गंवाना पड़ता है, बहुत बड़ा दंगा होता है, 2 महीने कर्फ्यू लगता है। तो जब इस तरह से राजनीति से ओत-प्रोत होकर आप जबरदस्ती किसी के ऊपर मुकदमे लगाएंगे तो जाहिर तौर पर जब उसकी सरकार आती है तो ऐसे लोगों को जो पाक छाप होते हैं, जो दबाव में हुआ रहता है, उसको हटाते हैं। वो सब लोग ऐसा कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आप देखे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा, अगर किसी पे भी जबरदस्ती इस तरह के मुकदमे लगाई हो या इस तरह से गुंडाराज कायम की हो, जो राइफल लेकर सरेआम घूमते हो और उनको 302 के मुलजिम को मुख्यमंत्री आवास में बैठा के हेलीकॉप्टर में चाय पिलाकर छोड़ाई हो, तो ये कह सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए यहाँ तैयार हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति स्पष्ट थी। हमने सबके लिए काम किया। आप देखिए, मुस्लिम बहनों के लिए भी हमने योजनाएं ली, हम जो भी कार्य किए वो सबके लिए किए। लेकिन मुस्लिम चेहरों को आप चुनाव में नहीं उतारते हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि जाट बाहुल्य एरिया में मुस्लिम को ले आ दें और मुस्लिम एरिया में जाट को ले आ दें। आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट आई है, जाट बाहुल्य एरिया में मुस्लिम को ले आकर वो क्या दिखाना चाहते हैं, जिससे जाट नाराज भी है और आने वाले समय में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पारदर्शी, ईमानदार तरीके से जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है हम जबरदस्ती हत्या और अपहरण, बलात्कार की घटना करने वाले लोगों को टिकट नहीं देंगे। दूसरी लिस्ट में आप देखे होंगे कि बलात्कार की एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले को भी टिकट दिया गया और हत्या अपहरण के तो दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको टिकट दिया गया। दिनेश जी, चलिए, कुश कुमार जी, जिस तरह से तमाम आरोप आपने भी लगाए, तमाम बातें आप कर रहे हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि जो बैकवर्ड एरिया है वहां पर आपने पूरी तरह से ये साधने की कोशिश की है, क्योंकि वो जो पूरा वोटर था वो पिछली बार आपके हाथ से चला गया था, बीजेपी की तरफ चला गया था। अब आपने उसको साधने की कोशिश की है और लगभग 38 दलितों को टिकट आपने वहां से दिए हैं। ये भी वोट बैंक साधने की कवायद थी। मैं सबसे पहले तो एक बात ये बताना चाहता हूं, जैसे माननीय जी ने बताया, एसएन साहब ने जी, कि फर्जी मुकदमे, मैं स्वयं उसका गवाह हूं। मेरे ऊपर SC/ST जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, चोरी के आरोप लगाए गए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं। लगभग 1 दर्जन मुकदमा अभी 1 महीने में मेरे ऊपर दर्ज किया गया है, फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है स्थानीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके माध्यम से। और लगातार धर्म के नाम पर विकासवाद की बात छोड़ दीजिए, हमेशा धर्म और जात के आधार पे बांटने का काम किया करते हैं लोग।
राजनीतिक देश भावना से दर्ज मुकदमे के आधार पर किसी को अपराधी बना देना या अपराधी कह देना यह उचित नहीं है। जितने भी अभी लगातार मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, मेरे ही नहीं समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, अभी विगत 1 साल के अंदर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए और भी गंभीर आरोप में, वो सब फर्जी, बस राजनीतिक देश भावना की वजह से। चलिए, त्रिभुवन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने समीकरण साध लिए हैं। कांग्रेस केवल महिलाओं को लेकर के आगे आई है, तो क्या केवल 40% महिलाओं को टिकट देने से ही कांग्रेस इस चुनावी समीकरण को साध पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम महिलाओं को तो इसलिए आगे लाए हैं कि महिलाएं इस देश की या दुनिया की आबादी के आधे हिस्सेदार हैं, और आपने देखा होगा भी पिछली सरकारों में महिलाओं के ऊपर जगह जगह बहुत अत्याचार और अन्याय हुआ, और ऐसी महिलाओं को आगे करके हमारी नेता प्रियंका जी एक समाज में संदेश देना चाहती है और महिलाओं के अंदर स्वयं स्वावलंबन और एक अपनी ताकत पैदा करना चाहती है कि वो सत्ता में भी आए और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनको 40% भागीदारी देकर उनको उनके अंदर ये ताकत पैदा किया जाए कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। उसके साथ ही साथ हमने नौजवानों के लिए क्रमबद्ध तरीके से अभी प्रियंका जी ने, राहुल जी ने दिल्ली के अंदर घोषणा किया उनके रोजगार का। उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखते होंगे इन सरकारों के, दोनों सरकारों के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं के वांच निकले, लाखों विद्यार्थियों ने फार्म भरा, फीस दिया, फार्म का पैसा दिया, किराया दिया, और वहां जाने के बाद इम्तिहान देने के बाद पता चला कि वो इम्तिहान कैंसिल हो, कभी रिजल्ट रोक दिया गया। लेकिन उन नौजवानों का बेरोजगारी के आलम में भी जो फार्म का पैसा लगा, वो पैसा भी उनका वापस नहीं किया गया। ये भी नहीं सरकारों ने किया, चलिए उसी पैसे में उनका फिर दोबारा फार्म ले लिया जाएगा। तो हमारी सरकारों ने नौजवानों के मिशन को, उनके रोजगार के, उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में आने जाने के लिए किराया मुक्त, ये जो आप बातें कह रहे हैं, ये बातें तो बीजेपी अब पहले ही कह चुकी है कि ये सब काम हम कर चुके हैं। महिलाओं को सुरक्षा वो दे चुके हैं, रोजगार वो दे चुके हैं। उन्होंने तमाम आंकड़े भी जनता के सामने रखे हैं, कितने लोगों को वो रोजगार दे चुके हैं। आप क्या नई बात लेकर जाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये आंकड़ेबाजी से काम नहीं चलता है। जमीनी धरातल क्या है। अगर वो महिलाओं को सुरक्षा दे चुके हैं तो फिर आपके उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ, उन्नाव में वहाँ लड़की के साथ, देश के प्रदेश के कोने कोने में महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ, और जहाँ प्रियंका जी ने जाकर के वहाँ उनको न्याय दिलाया। अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, पंचायती राज के चुनाव में सपा की ही महिला जो ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल करने जा रही थी, महाभारत की तरह उसका चीरहरण किया गया। न तो सपा के नेता वहां लड़ने गए और न भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां लड़ने गए। तो इनका ये कहना एकदम बिल्कुल कोरा आश्वासन है, और उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन आज नौजवानों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए इसका जवाब भी ले लेते हैं। इसका जवाब भी ले लेते हैं। एसएन सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। खत्म कर दिया गया। चलिए दिनेश जी, देखिए अभी त्रिभुवन जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आरोप लगा रहे थे, अच्छी बात इन्होंने किया, लेकिन अगर कोई आदमी किसी को ड्राइविंग आ रही हो, वो कहेगा कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवरी कर सकता हूँ, विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अगर उसको गाड़ी दे दिया जाए और गाड़ी ना चलाए तो आप दिनेश जी क्या करेंगे? देखिए, देश के कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, और आज बलात्कार की घटना में कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है पूरे देश में नंबर 1। आप देखे होंगे पंजाब में किस तरह से उद्योग धंधे फल फूल रहे थे। देश के कई प्रदेशों से लोग जाके वहां नौकरी करते थे, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई वहां पे दूसरे तरह के उद्योग धंधे फलने फूलने लगे, अपराध बढ़ गया, मादक द्रव्यों की तस्करी हो गई। महाराष्ट्र की घटना आपके सामने है, किस तरह से साधुओं की हत्या हो जाती है, तमाम इस तरह के लिंचिंग होते हैं, वहाँ किसान आत्महत्या करते हैं।
लिहाजा जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दिनेश जी, तो जरूर आपसे पूछा जाएगा कि आप की जहां सरकार है वहां तो एक मिसाल कायम करके आइए, दिखाइए कि भाई मैं इस तरह से वहां कर सकता हूं। और 60-70 साल देश में भी ये रहे, इन्होंने कोई कार्य ऐसा दिनेश जी किया नहीं। पूरे देश की जितनी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, वो सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकली हुई है और सबने इनके ऊपर आरोप लगा के ही निकला कि ये बहुत भ्रष्टाचारी है, उस तरह की कांग्रेस नहीं रह गई है। आज आदरणीय आरपीएन सिंह साहब भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इनके बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस अपने जनाधार को खो चुकी है, पहले वाली कांग्रेस रही नहीं। लिहाजा मैं इनके बात को यही कहूंगा कि यह जहां पे है पहले वहां दिखाएं। और दिनेश जी, अगर ये अपने पुराने किले को बचा सकते हैं, जो 7 सीट पाए थे 2017 में, उसको ये प्राप्त कर ले तो अच्छी बात है। त्रिभुवन जी, आपके पास तो चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि एक तो 30 साल से लगभग आप उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं हैं। दूसरी बात, लगातार जो बड़े चेहरे थे वो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। और इसके अलावा हालांकि कोशिश इस बार प्रियंका गांधी ने की है, लेकिन कितनी ये कोशिश कामयाब होने वाली है ये तो चुनावों में ही पता चल पाएगा। देखिए, ऐसा है, आप भी ये जानते हैं कि राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। लोग आज अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए आज जिस तरह से दल बदल रहे हैं, उस तरह से लोग कपड़े भी नहीं बदलते। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी की जयकार कर रहे थे, सुबह होने पर कौन उसमें से सपा का जयकार करेगा, कौन कांग्रेस का जयकार करेगा, ये कहना कठिन। आरपीएन सिंह जी, आज वो लोग भी अभी ये हमारे मित्र बता रहे थे, गए, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी विचारों की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। जो लोग आज उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म के मुद्दों पर आधारित हो गई। अभी पिछले कुछ महीनों तक प्रदेश के अंदर जो महिलाओं के साथ हुआ, किसानों के ऊपर सीने पर गाड़ी चढ़ा दिया गया, पंचायत के चुनाव में जिस तरह से चीर हरण हुआ, बेरोजगारों, पढ़े लिखे नौजवानों को जिस तरह से रोजगार से वंचित किया गया, जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं को कैंसिल किया गया, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये सारे मुद्दे चुनाव आते आते इन दोनों पार्टियों ने जाति और धर्म ने सिमट दिया है। हम इसकी चिंता नहीं करते। देखिए, जब हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, जब हम विचारों की राजनीति करते हैं, जब हम लेकिन विचारों की राजनीति त्रिभुवन जी तब हो पाएगी जब आपके पास जनाधार बचेगा, आपके पास चेहरे बचेंगे। आप विकल्प तलाशते नहीं है। आप कोई विकल्प भी तो आपको रखना चाहिए कि चलिए एक बड़ा चेहरा आपके पास जाता है, आप कोई दूसरा तैयार कीजिए। आपका संगठन जहां आप कोई दूसरा एक बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे सकते, जो कम से कम लोगों के बीच में एक नया चेहरा जाए और वहां से लोगों को ये उम्मीद हो कि चलिए ये कोई नया चेहरा है, नया व्यक्ति है और इसमें कुछ एक नया आत्मविश्वास दिख रहा है जिससे आप जुड़ पाए। घूम फिर के आप वहीं आ जाते हैं और यही वजह है कि अब आपकी जो विचारधारा है वो सिमट कर रह गई। नहीं, हमारी विचारधारा सिमट सकती ही नहीं है। हमारी विचारधारा व्यापक है। हमारी विचारधारा गांधी की विचारधारा है, हमारी विचारधारा सरदार पटेल की विचारधारा है, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा है और इस विचारधारा को कोई समेट नहीं सकता। ये विचारधारा आज हम केवल सत्ता के लिए समाज में बंटवारा नहीं कर सकते। हम सत्ता के लिए जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करते। चलिए, हमने जो कुछ भी किया, एसएन सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सभी तबके के लिए किया है। और आज हमारे पास चेहरा भी नया है, प्रियंका गांधी का चेहरा है, अजय कुमार लल्लू का चेहरा है। त्रिभुवन जी, जवाब सुन लीजिए। देखिए, त्रिभुवन जी की जो विचारधारा है दिनेश जी, वो सब लोग जानते हैं और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि भारत के संसाधनों पे एक धर्म का अधिकार है, ये इनकी विचारधारा। 370 जो भारत में 2 तरह के कानून चल रहे थे, उस पर अपनी विचारधारा ये स्पष्ट नहीं कर पाए। आज हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र जो है वो अयोध्या, उस पे 8 वकील खड़ा करके आप बताइए, हम दूसरे सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं। जब से फाउंडेशन डे से भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में एक अच्छा मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान का जन्म हुआ और सभी धर्म के लोग अपने अपने
आदर्श को मानते हैं, हिंदू धर्म के आदर्श है, वहां आप देखे होंगे इनकी बात विचारधारा को, इनके राष्ट्रवादी विचारधारा को आप देखे होंगे दिनेश जी, कि पश्चिम बंगाल में अगर हिंदुओं की हत्या हो जाती है एक शब्द नहीं बोलते, बोलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ उससे, चाहे जिसकी भी हो रही है उससे बोलना चाहिए। आप देखिए जम्मू कश्मीर में कुछ होता है ये एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, आसाम में कुछ होता है वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो जब इस तरह की विचारधारा आप लेकर चलेंगे तो धीरे धीरे जनता आपसे कट जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि आपकी विचारधारा सर्वव्यापक नहीं रह गई है, आप अब जो है रीजनल से सीजनल हो गए हैं। बिल्कुल सीजन के हिसाब से अगर आप चेंज होते रहेंगे दिनेश जी तो जाहिर तौर पे यही हालत होगी, और जनता ने इनकी ये हालत की है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई जबरदस्ती देश और प्रदेश से इनको बेदखल नहीं किया, जनता ने इनको बेदखल किया, क्योंकि इनकी विचारधारा ही इसी तरह की रही। जब आप ऐसे विचारधारा को त्यागेंगे, जब राष्ट्रवादी विचारधारा को ले आएंगे, जब सबके लिए कार्य करेंगे, दिनेश जी आप देखे होंगे हमने जो शौचालय योजना दिया तो ये लोग बहुत ही उसकी आलोचना कर रहे थे कि अरे ये क्या काम करते हैं। आज जाके देखिए, आप भी गांव से जुड़े होंगे कि वो योजना सबके लिए कितनी विकासवादी रही। एक आदमी पूरे जीवन भर अपने पैसे को इकट्ठे करता था गरीब, उसके लिए वो नहीं हो पाता था। दूसरा आप देखिए, एक गरीब को क्या चाहिए, उसको आवास चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 42 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिया, उसके बाद उसको भोजन चाहिए दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त में अनाज दिया और मानसिक हम अनाज दे रहे हैं। तीसरा क्या होता है, अगर वो बीमार पड़े तो उसको दवा मुफ्त में हो जाए। 5 लाख रुपए की मुफ्त में दवा की सुविधा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। जब हम इस तरह से देश में बुनियादी विकास करते हैं तो हमारे साथ सभी जाति और धर्म के लोग जुड़ जाते हैं। आप देखे होंगे कांग्रेस की पहले सरकारें क्यों बनती थी, लोग इनको वोट करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के क्यों बन गए, क्योंकि इनकी विचारधारा गलत थी, तो राष्ट्र के विरोधी थी। इनके आवाज ऐसे होते हैं जो हमारे दुश्मन देशों के होते हैं। तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे, धीरे धीरे कुश कुमार जी जाहिर है लोग इनके साथ। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दा बड़ा उठाया कि ब्राह्मण विरोधी है जो वर्तमान की सरकार है, बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। उसके बावजूद भी जब टिकट देने का नंबर आया तो आप बीजेपी से टिकट देने में ब्राह्मणों को बहुत पीछे रह गए। कुश कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें ब्राह्मण चेहरे भी हैं, क्षत्रिय चेहरे भी हैं, वैष्णव चेहरे भी हैं जी, दलित भी हैं और पिछड़े वर्ग से भी हैं, हर वर्ग से। और ज्यादा से ज्यादा जो काम करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका चुनाव किया है। और यह आरोप लगाना कि जातिवादिता के आधार पे समाजवादी पार्टी काम करती है, यह कतई गलत है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाथ में फरसा लेकर जय परशुराम का उन्होंने नारा लगाकर यात्रा की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्राह्मणों का दमन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, हम ब्राह्मणों की आवाज बनेंगे। बिल्कुल, ब्राह्मण हमारे लिए सदैव पूजनीय रहे हैं और जहां तक सवाल है कि एक ही जाति विशेष के आधार पर काम करना, यह सरासर कहना गलत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी को एक साथ लेके, सभी जाति धर्म को साथ लेके चलने का काम करते हैं। चलिए, समय भी लगभग पूरा हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इस कार्यक्रम को आगे नहीं ले जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनावों में जाति पर फोकस किया गया है, सभी पार्टियों ने इस पर पूरा फोकस किया है, चाहे सत्ता दल बीजेपी की बात करें या फिर सबसे बड़ा जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसकी बात करें। दोनों ने बहुत ही साथ कर और बहुत ही समीकरण बनाकर और जो दलितों को और खास करके जातियों को, जो छोटी जातियां हैं, ओबीसी की जो जातियां हैं, सभी को साध कर और चुन चुनकर टिकट दिया। अब देखना यह है कि ये जातिवाद वाला फैक्टर उत्तर प्रदेश के चुनावों में कितना रंग लाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।